हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते के प्लेसेस इन न्यूज़ में। इस हफ्ते कौन कौन सी न्यूज़ ऐसी जगहों के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैप है। आज हम मेनली अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शंस हुए और वहाँ कुछ बदलाव की लहर बही है। इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग रीजन में, जहाँ ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ और चीज़ें हुई हैं, जैसे श्रीलंका में, इजराइल में, यहाँ इजराइल है, और आपके न्यूजीलैंड में, क्योंकि ऑब्वियसली हम श्रीलंका और इजराइल को बहुत ज़्यादा ही कवर कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको लोकेशन प्लस उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स पता लग जाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप मुझे बताइए, 4 पोर्ट हैं, चाबहार, कांडला यानी दीनदयाल पोर्ट, बंदर अब्बास, ग्वादर। इन चारों पोर्ट को अगर आप ईस्ट टू वेस्ट लगाओगे मैप में, ईस्ट टू वेस्ट, तो कैसे आएंगे ये पोर्ट के नंबर्स, कैसे आएंगे? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे आप ये सेट कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको आइडिया है कैसे होगा ये? इसीलिए मैप देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मैप इसलिए लगाता हूँ मैं, यहाँ पे इमेजिन करो कांडला कहाँ होगा, इंडिया में है तो इस साइड इधर होगा, मुंबई गुजरात, कोई भी पोर्ट इंडिया का ले लो यहीं तक होगा। इसके बाद कौन सा आएगा? पाकिस्तान है पहले, तो ग्वादर आएगा, फिर चाबहार आएगा, फिर उसके आगे बंदर अब्बास आएगा, और इवेंचुअली लास्ट पोर्ट कौन सा है इसमें? हाँ, हो गए 4 पोर्ट है हमारे, चारों पोर्ट आ गए। तो उससे हमें पता लग गया क्या सिस्टम है, किस तरह से पोर्ट्स बिल्डअप है, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। क्लैरिटी पहले ये रखो, अगर ये मैप है, कोई भी मैप अगर आप देख रहे हो, तो मैप में ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहते हो तो इंडिया के नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, मैप वैसा ही रहेगा। ईस्ट मतलब ये वाला हिस्सा, जहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट आता है, असम आता है, वो वाला हिस्सा ईस्ट है, और वेस्ट आपका गुजरात वाला हिस्सा है, तो वेस्ट है। तो 4 मैप्स है। तो आपसे अगर पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में कि आपको ईस्ट टू वेस्ट दिखाना है या वेस्ट टू ईस्ट दिखाना है, ईस्ट टू वेस्ट दिखाना है तो यहाँ से आप इधर जाओगे, और अगर वेस्ट टू ईस्ट दिखाना है तो यहाँ से आप इधर आओगे। तो ये क्लैरिटी रखना जरूरी है कि मैप्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी लोकेशन आप पढ़ो ये चीज़ ध्यान रखो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है गोलन हाइट्स के बारे में। इट इज़ अ रॉकी प्लेट्यू इन साउथ वेस्टर्न इजराइल। अगेन देखो, साउथ वेस्ट की बात हो रही है। It is bounded by the Jordan River and Sea of Galilee in the west and Mount Hermon on the north. UN Observer Force has been in place in the ceasefire line since 1974. अब देखो, जैसे ही गोलन हाइट्स की बात आई तो पहली बात जो आपको पता होना चाहिए कि जॉर्डन रिवर कहाँ पर है, सी ऑफ गलीली कहाँ पर है, और साउथ वेस्टर्न इजराइल किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है बार बार मैप्स में। तो क्या मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या है, कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें से? हमारे पास ऑप्शन है, अभी हम इजराइल भी कवर करेंगे, आपको आइडिया लग ही जाएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आर्टिकल ये है कि कैन डॉलराइजेशन सेव एन इकोनॉमी। अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जेवियर मेले, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ बड़े बड़े बयान दिए। कहा जाता है बहुत ज़्यादा राइट विंग के नेता है ये। इन्होंने इलेक्ट होते ही पहले काम ये कहा कि ये चाइना से दूरी बनाएंगे, जान के इंडिया को खुशी हुई। प्लस इन्होंने कहा कि इनकी इकोनॉमी का बुरा हाल है। तो अभी तक अर्जेंटीना में जो करेंसी चलती है उसका नाम पता है क्या आपको? उसका नाम है पैसो। तो इन्होंने कहा पैसों को बदल के हम डॉलर्स का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अब बात यह है क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि इक्वाडोर एक और कंट्री है, उसने ऐसा किया और उसकी हालत पहले से बेटर हो गई, तो हम भी ये कर सकते हैं, इसलिए कदम उठाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है, इस पे भी प्रश्न चिन्ह है। दूसरी न्यूज़ जो अर्जेंटीना से आई थी, इन्होंने कहा था कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने को लेकर अभी ये तैयार नहीं है, और कहा कि ये जैसे पहले प्लान किया गया था अर्जेंटीना ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा, वो इन्होंने कहा अभी तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने लगातार कहा है कि चाइना का रोल बहुत बुरा हो गया है अर्जेंटीना में, और इसलिए इस चीज़ को लेकर भी थोड़े सतर्क है वो। और इन्होंने बार बार जो पिछले प्रेसिडेंट थे लूला डिसिल्वा, उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया था। अभी इतने ज़्यादा राइट विंग है कि कई लोगों को लग रहा है कि अर्जेंटीना बर्बाद ना हो जाए, पर इनके कुछ कदम इंडिया को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। प्लस अर्जेंटीना के साथ लगातार इंडिया बात कर रहा है लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर, क्योंकि अर्जेंटीना में है लिथियम ट्राइंगल और लिथियम के बहुत सारे रिजर्व्स हैं। पहली चीज़ ये है कि अर्जेंटीना लोकेटेड क्या है, मुझे ये बताइए। जब आप मैप देखते हो तो ये रहा अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखो तो साउथ अमेरिका है, ये नीचे का हिस्सा यहाँ अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना की जस्ट साइड में यहाँ जो एक मिर्ची सी दिख रही है आपको, ये मिर्ची है, चिले या चिली जो भी कहें यहाँ से। इसके जस्ट ऊपर है उरुग्वे, उरुग्वे के जस्ट ऊपर है पैराग्वे। अब याद रखिए, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की बाउंड्री लगती है क्या इनकी सीमाएं कहीं पर टकराती हैं? तो हाँ, टकराती हैं। ये ब्राज़ील है, लेकिन यहाँ देखो ये हिस्सा, ये पूरा ब्राज़ील का हिस्सा है। तो अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील, वर्ल्ड फुटबॉल के किंग जिन्हें कह सकते हैं वो है, मेसी का है ये इलाका। तो अर्जेंटीना के बाद आता है उरुग्वे, ऊपर पैराग्वे, उसके ऊपर बोलिविया, यहाँ पर चिले, और यहाँ ब्राज़ील। और ब्राज़ील से ऊपर आपके 2 हिस्से और बचते हैं, इक्वाडोर, वेनेजुला, ठीक है,
ये बोलिविया है, इसके ऊपर आपका इक्वाडोर और वेनेजुला आएगा, वो भी देख लेते हैं। ये रहा इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला। तो ये आपने पढ़ लिया। सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं मेंबर्स को। तो जो कंट्रीज है साउथ अमेरिका की वो कौन कौन से आपको पता होनी चाहिए। पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना आपको पता लग गई है। आई होप ये देखो मैप को याद कर लो, ईजी है याद करना इसको। इधर है फॉकलैंड आइलैंड्स, यहाँ पर ये रहा फॉकलैंड आइलैंड। यहाँ पर जंग भी हुई थी अर्जेंटीना और यूके के बीच में। तो ये है साउथ अमेरिकन कंट्री। अब साउथ अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता है, और क्योंकि ब्रिक्स में ऑलरेडी ब्राजील है तो ये भी रीजन कहा जा सकता है कि चाइना प्लस ब्राजील दो कंट्री से हमेशा दूरी रखता है। इजराइल, अर्जेंटीना अपने आप को कॉम्पिटिटर मानता है ब्राजील का इस एरिया में डोमिनेंस के लिए। तो अभी अर्जेंटीना ने मना किया कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और इंडिया अर्जेंटीना के साथ क्या एग्रीमेंट करना चाह रहा है, लिथियम के ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिथियम ट्राइंगल है, यानी अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में दुनिया के मेजर जो माइंस हैं किस चीज़ के, लिथियम के, वो मिलते हैं। और लिथियम का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरीज के लिए और ईवीज के लिए, और जिस तरह हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उस काम के लिए। तो जब आपसे पूछा जाए ना इनकाउसी कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना में है। अंतोफोलोनो कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। ये इंपॉर्टेंट जो माइंस हैं वो है लिथियम की माइंस। अपने आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हो कि मान लो आपको लिखना है दैट हाउ कैन इंडिया इंश्योर क्रिटिकल मिनरल्स, हाउ कैन इंडिया मेक अ पॉलिसी अबाउट दैट। सो आप कह सकते हो ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया एंड अर्जेंटीना के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। इंडिया इवन जो चिले है और बोलिविया है उनके साथ भी बातें कर रहे हैं, पर अर्जेंटीना के साथ बातें नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। तो आज के मैप में जो लोकेशन आपको पता लगी, पहली साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे नीचे कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साइड में कौन सी मिर्ची है, तो चिली। चिली के और अर्जेंटीना के ठीक ऊपर दो छोटे छोटे देश हैं, पैराग्वे, उरुग्वे, और ऊपर बोलिविया और उसके बाद ब्राजील। अब यहाँ देखो एक चीज़ खास है, क्या इस रीजन में आपको कोई लैंड लॉक कंट्री दिख रही है? लैंड लॉक कंट्री कोई दिख रही है आपको यहाँ पर? यहाँ पर एक लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, बोलिविया और एक पैराग्वे। दो लैंड लॉक कंट्री आपको सीधा सीधा देखेगी, बोलिविया, पैराग्वे, ये दोनों लैंड लॉक कंट्री है। क्या इसके अलावा कोई लैंड लॉक कंट्री साउथ अमेरिका में आपको दिख रही है? बताइए मैप देख के मुझे। तो असल में साउथ अमेरिका में दो ही कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, एक है पैराग्वे और एक है अर्जेंटीना। और बोलिविया। और बोलिविया अभी पहले लैंड लॉक नहीं थी। एक 1833 के आसपास एक वॉर में जो उसके पास कोस्ट लाइन थी वो हार गई थी युद्ध में, तो उसके बाद से कंट्री कंप्लीटली लैंड लॉक्ड हो चुकी है। तो आपके पास ये कंट्रीज हो गई साउथ अमेरिका की, और जो न्यूज़ में थी क्यों थी वो भी पता लग गया। अब मुद्दा ये आता है कि इस रीजन में ना कई सारे ट्रेड ग्रुप्स हैं जिसके साथ इंडिया लगातार ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि यहाँ चाइना का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है इस रीजन में। और जैसे आपको दिखा लिथियम, इसके अलावा कॉपर की माइंस भी यहाँ पर है, और इसीलिए इंडिया चाहता है कि और यहाँ के साथ इस एरिया के साथ ट्रेड बढ़े। कॉफ़ी की बात हो जाए, इन सब एरियाज़ में ये रीजन काफ़ी ज़्यादा आगे है। और इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे ब्रिक्स एक एरिया है जहाँ पर ब्राज़ील और इंडिया नेगोशिएट करते हैं, फिर इब्सा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप है। फिर बेसिक, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, बेसिक एक और ग्रुप है, इब्सा एक और ग्रुप है। जिस लेवल पे इंडिया नेगोशिएट करता है और मल्टीलैटरली अलग अलग कंट्रीज इस रीजन की बातें करता है, पर अर्जेंटीना, चिले, इन सब के साथ उतनी बातें नहीं हो पाती, तो वहाँ नेगोशिएशन की और ज़रूरत है, और ज़्यादा कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला को नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट लगाने, क्या आप लगा पाओगे? आई होप लगा पाओगे। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया का वाइट गोल्ड कहते हैं किसको, लिथियम को। क्या चीज़, वाइट गोल्ड। वो ट्राइंगल कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में इंपॉर्टेंट दो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, एक है मर्कोसर। अब मर्कोसर क्या है? मर्कोसर असल में साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट कंट्रीज का एक ट्रेडिंग ग्रुप है। अब देखते हैं मर्कोसर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेड ग्रुप्स होते हैं ना दुनिया के, कौन कौन से, यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, उसी प्रकार से एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडिंग ग्रुप जो बन के उभरा है वो है मर्कोसर। और मर्कोसर के साथ इंडिया भी प्रयास कर रहा है कि एफटीए हो जाए अच्छा खासा और ट्रेड बढ़े, ताकि इस रीजन के साथ इंडिया का जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो बढ़ जाए। मर्कोसर में जो अभी मेंबर्स हैं वो है ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सारी इसके अंदर मेंबर्स है। तो कितने मेंबर्स हुए आपके पास अभी? ब्राज़ील प्लस पैराग्वे प्लस उरुग्वे प्लस अर्जेंटीना। तो सिंपली 4 मेंबर है। पहले हालांकि इसमें वेनेजुला भी इसका पार्ट था, लेकिन बाद में वेनेजुला को सस्पेंड कर दिया गया। तो असल में मर्कोसर के 5 मेंबर्स थे, जिसमें से -1 वेनेजुला को सस्पेंड करने के बाद अभी 4 हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे। याद करना आसान है। इनके अंदर जो ऑप्शन है वो है फ्री मूवमेंट की, आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और ये बहुत सक्सेसफुली डेवलप हो रहा है ये ट्रेड ग्रुप। पर अब यहाँ पे दरारें क्या आ रही हैं कि चाइना के साथ डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है इस ग्रुप की। इसी को लेकर अर्जेंटीना में भी अब विवाद हो रहा है कि आप चाइना से इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं बढ़ा सकते, ये मुद्दा उभरा है। अब देखो, जब साउथ अमेरिका की आधी कंट्रीज जो है बड़ी बड़ी वो सब एक ट्रेड ग्रुप में है, जो बाकी कंट्रीज है वो भी तो कोई ट्रेड ग्रुप बनाएगी ना, तो उन्होंने आपस में एक पैसिफिक अलायंस बनाया हुआ है।
पैसिफिक अलायंस में कौन कौन सी कंट्री है, तो पैसिफिक अलायंस में आपकी चिली है, कोलंबिया है, मेक्सिको है, तो ये लोग भी लगभग नए हैं और इनमें भी 4 मेंबर्स हैं पैसिफिक अलायंस में। कौन कौन से, अब उधर तो हमें पता है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे। यहाँ कौन कौन से, यहाँ बड़ी बड़ी कंट्रीज, तो यहाँ पर कैरिबियन कंट्रीज तो नहीं, लेकिन साउथ अमेरिकन ही नहीं, यहाँ पर आप देखते हो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का ग्रुप, मैक्सिको भी इसमें आ जाता है। मैक्सिको प्लस चिले प्लस कोलंबिया प्लस पेरू, MCCP, मैक्सिको, कोलंबिया, चिले एंड पेरू, ये 4 कंट्रीज पार्ट है पैसिफिक अलायंस का। ये ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे, ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गए आपके मर्कोसर का पार्ट। अब देखो यहाँ कुछ कंट्रीज बच रही हैं, इक्वाडोर हो गया, वेनेजुला हो गया, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, तो इन बेचारों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है जिसे कहते हैं ALBA। ये ALBA अलग ग्रुप है। अब इस मैप में देखो, असल में ALBA का ना फुल फॉर्म आप कहेंगे क्या होता है सर, तो ALB का फुल फॉर्म होगा, कोई स्पेनिश में होता है अल्जियाना बोल्वेरियाना, मतलब इन शॉर्ट बोल्विया की अलायंस, बोल्वेरियन अलायंस फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका। तो बोल्वेरियन अलायंस यानी ALBA के अंदर जो मेंबर्स हैं वो हैं जो इसमें बच गए थे ना वो सारे, और ये सारे, और ये बीच के रीजन की जो कंट्रीज हैं कैरिबियंस की, ये भी इसका पार्ट है। तो अगर आप जब ALBA की बात करो, जो इसका तीसरा ग्रुप है, उसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, आप मुझे बताइए कौन कौन सी आपको लग रही है हो सकती है। इसमें 10 मेंबर असल में बड़ा ग्रुप है, 10 मेंबर्स का ग्रुप है, और इसमें आपका एंटीगुआ, बारबोदा, बोलिविया, इस साउथ अमेरिका का जो कंट्री बच गई थी, कौन कौन सी बच गई थी, तो बोलिविया बच गई थी यहाँ वाला, ठीक है, सॉरी बोलिविया बच गई यहाँ, सॉरी ये तो पैराग्वे था, बोलिविया, और कौन सी कंट्री बची थी ऊपर, वेनेजुला, बोलिविया, वेनेजुला, इक्वाडोर, ये तीनों ही इसका पार्ट है। इसके अलावा जो और कंट्रीज इसका पार्ट है वो है आपकी एंटीगिया, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, निकारागुआ, तो ये सारी कंट्रीज जो आपको बच, देखो निकारागुआ भी इसका पार्ट है, वेनेजुला भी इसका पार्ट है, बोलिविया इसका पार्ट है, इक्वाडोर इसका पार्ट है, फिर यहाँ के सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ये सारी इसकी कंट्रीज का पार्ट है। और इसमें ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज अभी आ चुके हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है, पर मेजरली इस रीजन से, साउथ अमेरिका से जो कंट्रीज है, निकारागुआ, बोलिविया, आपकी इक्वाडोर और वेनेजुला, ये पार्ट है ALBA का। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताइए यहाँ पर साउथ अमेरिका के इस आइलैंड पे, इस कॉन्टिनेंट पे जो 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड ग्रुप्स हैं, मर्कोसर, पैसिफिक अलायंस और ALBA, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो किस किस ग्रुप का पार्ट है, तो आप मुझे बता पाएंगे या नहीं, ठीक है। ये तो हो गया साउथ अमेरिका की बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे बात करते हैं सिगरेट्स। न्यूजीलैंड में इससे पहले गवर्नमेंट थी लेबर गवर्नमेंट, और उसकी जो प्राइम मिनिस्टर थी जकिंडा अर्दन, वो लेफ्ट से होती है लेबर पार्टी थोड़ी सी, उन्होंने एक लॉ पास कराया था कि अगली जनरेशन जो न्यूजीलैंड की है वो स्मोक का सामना ना करना पड़े, उन्हें सिगरेट के धुएं से होने वाली बीमारियों का सामना ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने एक नई कोशिश ये की थी, पहल करने की, कि हम स्मोकिंग बैन कर देंगे, जनरेशनल स्मोकिंग बैन, क्या कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, अगले जनरेशन में सिगरेट्स हो ही ना, किसी को पता ही ना हो। लेकिन अब जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट आई है यहाँ पर, अब वहाँ पर जो लेबर गवर्नमेंट हार गई है, अब जो वहाँ नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं क्रिस्टोफर लुक्सन, उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं होने वाला, और इन्होंने ये कहा है कि ये इस बैन को हटा देंगे। तो कहा जाता है टोबैको कंपनीज की बहुत बड़ी जीत है ये। और इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि इनकी जो नेशनल पार्टी है, ये थोड़ी राइट विंग पार्टी है, इनका कहना है कि ये नॉर्मली अधिकारों से अलग है और ये सही चीज़ नहीं है, न्यूजीलैंड के लिए हमेशा बैन नहीं लगा सकते। हालांकि इस बैन के बाद दुनिया में कई देशों में ऐसी पहल स्टार्ट हुई थी, इंडिया में भी, तो हालांकि एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन वही इंडिपेंडेंस की बात है, फ्रीडम की बात है, ये बैन अभी न्यूजीलैंड से हटा लिया गया है। जनरेशनल बैन कहाँ लागू होने वाली बात हुई थी, तो न्यूजीलैंड में किस चीज़ के ऊपर, स्मोकिंग के ऊपर। अब जो आप न्यूजीलैंड की बात करो, आसपास ये इलाका ऐसा है ना जो हम ढंग से कवर नहीं करते। तो अगर आप देखो न्यूजीलैंड में की राजधानी कहाँ है पता है आपको, वेलिंगटन इसकी जो है वो राजधानी है। अगर मैं आप पूछूं तस्मानिया कहाँ पर है, तो आप सोचोगे चाइना के आसपास कहीं होगा, तो नहीं, तस्मानिया असल में एक समुद्र का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को के बीच में आता है, जो उनको अलग अलग करता है। यह है तस्मानिया सी, तस्मान सी। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो राइवलरी होती है क्रिकेट में या किसी और स्पोर्ट्स में, उसे कहते हैं ट्रांस टस्मानिक राइवलरी, क्योंकि टस्मानिक सी के आसपास दोनों देश हैं। ट्रांस टस्मानियन राइवलरी या ट्रांस टस्मानियन पार्टनरशिप। अब इसी इलाके से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में है कि अगर आपसे पूछूं पेगासस क्या है, पेगासस तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर है जो न्यूज में था, पर पेगासस कोई समुद्री इलाका भी है क्या, तो वो है बिल्कुल, एक पेगासस बे है। पेगासस बे कहाँ पर है, तो बिल्कुल न्यूजीलैंड में यहाँ पर पेगासस बे है। अब ये दो आइलैंड जो है, इनके बीच में कोई स्ट्रेट तो होगा जो इनके बीच में दरार बनाए हुए समुद्री रास्ता, जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं। कौन सा स्ट्रेट है, तो यहाँ पर कुक स्ट्रेट है। कुक स्ट्रेट कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। तस्मान सी, कुक स्ट्रेट, ये है आपका पेगासस बे, और
ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, पेगासस न्यूज़ में रहता है, हमें पता होना चाहिए। और छोटा सा जो आपको आइलैंड यहाँ दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टीवर्ट आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। और यहाँ पर जो है वो होता है साउथ वेस्ट केप, साउथ वेस्ट केप इसे कहते हैं। केप ऑफ गुड होप कहाँ, अफ्रीका में है। साउथ वेस्ट केप कहाँ है, यहाँ पर है। पेगासस बेस रीजन में है। कुक स्ट्रेट यहाँ पर है। तस्मान सी यहाँ पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर कोरल सी है। और देन आप एंटर कर जाते हो साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ ऊपर इनके आता है इक्वेटर, और इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर का रीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात हो गई न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की बेसिक ज्योग्राफी थोड़ी सी करनी जरूरी होती है। यहाँ पर जैसे हमने पता है ना, ग्रेट बैरियर आइलैंड है, ये छोटा सा यहाँ पर है ग्रेट बैरियर आइलैंड, ये याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर आइलैंड कहाँ पर है, तो वो है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड के बीच में स्ट्रेट कौन सा है समझ गए आप, पेगासस बे पता लग गया आपको। फिर जो साउथ वेस्ट केप है वो पता लग गया। और इस केप के बीच में जो है छोटा सा और है ये स्ट्रेट है फोवरियाक स्ट्रेट। अब इसके चांसेस कम है आने के क्वेश्चन, बट याद रखिए फोवरियाक स्ट्रेट अगर याद रहा, दिमाग में रह गया कहीं, तो यहाँ पर है फोवरियाक स्ट्रेट, यहाँ पर है कुक स्ट्रेट, ये है पेगासस बे, और इसकी राजधानी वेलिंगटन है। तो ये बातें हो गई न्यूजीलैंड की। माउंटेन्स भी हैं इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा। जो सदर्न अल्प है वो यहाँ पर हैं, ये रहे। तो ये याद रखिएगा इस तरह से, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडिया में वापस आने के बाद। एक 6 महीने की डेडलाइन दी है कि एक इको सेंसिटिव जोन बनाना था। कहाँ पर, तो साउथ इंडिया में एक सेंचुरी है, शेट्टीथाली सेंचुरी। शेट्टीथाली सेंचुरी जो शिवमोगा है कर्नाटका में, वहाँ पर इसके ऊपर इको सेंसिटिव जोन बनाना था, लेकिन अभी तक कोई इको सेंसिटिव जोन का कवर यहाँ नहीं बनाया गया। तो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, उसने कहा कि भाई 6 महीने का टाइम है, इसके अंदर आप ये काम करो। तो कहाँ पर सिचुएटेड है ये, तो यहाँ कर्नाटका में है। ये जगह का नाम क्या है, जगह का नाम है शेट्टीथाली सेंचुरी। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के पास, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट रीच की है इंडिया और पेरिस क्लब के साथ। देखिए अब श्रीलंका को बहुत सारा पैसा चाहिए, कर्जे में डूबा पड़ा है, तो आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं वो, लेकिन आईएमएफ जनरली किसी को आसानी से पैसा देता नहीं है। उसको देने से पहले उसको गारंटी चाहिए होती है। पिछली बार इंडिया ने $3 बिलियन दिए, तो आईएमएफ ने भी पैसे दे दिए। अब उन्होंने पेरिस क्लब ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट किया कि अब उनको पैसा मिल जाए वहाँ से, ताकि उनको जो पैसा मिलने वाला है उससे वो अगला पैसा जो $3 बिलियन उनको आईएमएफ से और मिलने वाले हैं वो उनको मिल पाए। तो यहाँ पे जो बात है वो ये कि भाई श्रीलंका पहली बार लोकेटेड कहाँ है, ये रहा श्रीलंका, हमें पता है। रिसेंटली 2 चीज़ें न्यूज़ में और रही श्रीलंका में कि हम्बनटोटा के पास चाइना $3 बिलियन की एक और इन्वेस्टमेंट करने वाला है, एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। अगर ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो दोबारा श्रीलंका शायद चाइना के और कब्जे में जा सकता है। लेकिन इससे नदारद श्रीलंका को जो पैसे चाहिए वो इंडिया या तो इंडिया से मांगता है, आईएमएफ से मांगता है, या फिर अब पेरिस क्लब से भी बात हो रही है। पेरिस क्लब क्या है, पेरिस क्लब असल में एक ग्रुप है जिसमें जो भी दुनिया की वेस्टर्न कंट्री से जो पैसे देती है, लगभग 22 कंट्रीज का ग्रुप है ये, जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे लोग जिनके साथ दिक्कतें होती हैं पेमेंट करने में, जिनकी जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, जिनको कर्जा चाहिए होता है, तो ऐसे डेप्ट रिडन कंट्रीज को सपोर्ट करता है पेरिस क्लब। तो ये जो कंट्री है वो जाती है पेरिस क्लब के पास और बोलेगी भाई हम ये अब कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, हमें कोई एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम बता दो। कि देखो जैसे होता है ना कि आप अभी आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया, चुका नहीं सकते, वो कहेगा ठीक है भाई कितने दे सकते हो, आपको 2,000 रुपये दे सकते हैं, पर अभी नहीं, अभी नौकरी लगेगी तब देंगे 10,000, अभी 500-500 रुपये ले लो। तो ठीक है 5 साल तक 500 रुपये दे दो, फिर जो इंटरेस्ट है तब देना जब आपको नौकरी लग जाएगी, तो उस साल से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ताकि उस व्यक्ति को लगे कि कुछ पैसे तो आपसे मिलेंगे समय के साथ ही सही। तो उसे कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। तो इससे होगा क्या, इस देश की सिचुएशन भी सुधरे कि ऐसा ना हो हम इससे अभी पैसा ले लें और जो पैसा इंटरेस्ट मांगते रहेंगे हमें दो, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट तो मिल जाए इस महीने का, लेकिन ये आदमी पूरी तरह बर्बाद हो जाए, किसको काम न मिले और ये बेरोजगार रह जाए, तो फिर तो आगे जाके कुछ नहीं मिलना। तो आप कहोगे नहीं रिस्ट्रक्चर करके थोड़ा थोड़ा करके दे लेते हैं, बाद में ही ले लेंगे, पर एटलीस्ट पैसा तो रिकवर होगा। तो इसे कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग करना। और ये मेंबर्स हैं पेरिस क्लब के, ये डील करते हैं इसी से कि क्रेडिटिंग कैसे की जाए। असल में OECD वाले जो कंट्रीज है ना, मोस्टली वही पेरिस क्लब का पार्ट होती है। तो पेरिस क्लब की 22 कंट्रीज हैं जो किसके साथ डील करती है, डेट के साथ, किसी को कर्ज चाहिए उस मामले में। तो वहाँ गया है श्रीलंका, और जापान से भी बात हो रही है। जापान भी पेरिस क्लब का पार्ट है। अगर आप लिस्ट देखें तो ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज दुनिया भर के सारी इसकी पार्ट है, USA, UK, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, नीदरलैंड, इजराइल, जो मेजर कंट्रीज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो सारी इसका पार्ट है। तो पेरिस क्लब क्या है ये आपको पता लग गया। रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इसमें इंडिया पार्ट है पेरिस क्लब का, तो नहीं, इंडिया पेरिस क्लब का पार्ट नहीं है। चाइना इसका पार्ट है या नहीं मुझे बताइए पेरिस क्लब का, तो खास बात ये चाइना भी इसका पार्ट नहीं, क्योंकि मोस्टली डेवलप कंट्रीज इसका पार्ट है, तो इंडिया और चाइना इसका पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सागर के बाद महासागर की। देखिए भारत का एक इनिशिएटिव था सागर,
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके तहत इंडिया इंडियन ओशन के आसपास जो भी आइलैंड कंट्रीज है उनके साथ रिश्ते बढ़ा रही थी, नेवल कोऑपरेशन हो गया, ट्रेड हो गया, ये सब होता था। लेकिन अब एक और चीज़ है, महासागर। महासागर क्या है? महासागर मतलब है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मैरीटाइम हेड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये असल में इंडियन नेवी का एक आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो लिटोरल कंट्रीज हैं, जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं इंडियन ओशन के आसपास, इन सब के साथ इंडिया की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, उसका नाम है महासागर। तो ये इंडियन नेवी का नया प्रोग्राम है वर्चुअल इंटरेक्शन का, कि ऑनलाइन बातें होंगी जिससे इस कंट्रीज के साथ मिलकर देखा जाए क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और इंडिया कैसे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की जो बात कर रहा है उसमें आगे बढ़ सकता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो महासागर इंडियन नेवी ने होस्ट किया था 29 नवंबर 2023 को ऑनलाइन। इसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, तंजानिया की नेवी की लीडरशिप वगैरह उपलब्ध थे। तो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप एग्जैक्टली नहीं था कि इन्हीं लोगों को बुलाया गया, तो एक ओपन एंडेड सा प्लेटफॉर्म था। महासागर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मीडियम था इंडियन नेवी का। ठीक है, अगला आर्टिकल है इजराइल के बारे में। देखिए, इंडिया ने बोला है कि इजराइल अगर गोलन हाइट से नहीं हट रहा है, उसके खिलाफ जो यूएन में प्रपोजल आया था, इंडिया ने उसका सपोर्ट किया है। गलत बात है, क्योंकि इजराइल को गोलन हाइट से खाली कर देना चाहिए। उसके बाद यूएसए ने कहा है कि भाई जो वेस्ट बैंक है उसमें जो इजरायली सेटलर्स हैं वो अगर वहां पैलेस्टीनियंस के ऊपर हमला करेंगे तो हम ऐसे लोगों को वीजा नहीं देंगे। कहां पर? वेस्ट बैंक में जो हमला होगा। अभी हमला कहां चल रहा है? गाजा में। तो ये क्या क्या कहानी है, जरा समझते हैं। देखिए, न्यूज जो इजराइल असल में ऐसा दिखता है, ये रहा इजराइल, ये रहा गाजा, ये वेस्ट बैंक, ये ऊपर गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स असल में सीरिया की हुआ करती थी, तो साउथ वेस्टर्न सीरिया में है गोलन हाइट्स। इजराइल के कहाँ है? इजराइल के बिल्कुल नॉर्थ में है। ठीक है, तो गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा जमा रखा है किसने? इजराइल ने। इसी तरह 1967 की वॉर में इजराइल ने गोलन हाइट्स पे भी कब्जा कर लिया था और सिनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लिया था। यह है सिनाई पेनिनसुला। लेकिन जब इजराइल के संबंध इजिप्ट के साथ नॉर्मल हुए तो इजिप्ट को उन्होंने सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया था। पर अभी तक गोलन हाइट्स पे कब्जा जमा के रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिवर्स और वाटर की व्यवस्था है जो उनको चाहिए अपने एग्रीकल्चर के लिए भी। तो ये है वेस्ट बैंक और यहाँ पर है जॉर्डन। ये आप समझ गए कहाँ लोकेशन है। तो उनका, इंडिया का कहना है कि आपने गोलन हाइट्स पे जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, तो सीरिया का इलाका आपको वापस कर देना चाहिए, जो इजराइल वापस नहीं कर रहा। क्योंकि जो 1948 का प्लान था जो यूएन का, कि कैसे इजराइल स्टेट बनेगा, क्या बाउंड्रीज होंगी, उसके हिसाब से तो गोलन हाइट्स था ही नहीं उसमें, तो सीरिया का पार्ट था। तो लॉजिकली सीरिया को इसे वापस कर देना चाहिए। तो जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो एक चीज़ देखते हैं, मेडिटेरेनियन यहाँ आसपास, इसके बाद कौन सा समुद्र है? ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, मुझे बताइए आप, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है? वेयर इज गल्फ ऑफ अकाबा? गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है? और स्वेज कनाल तो मान लो इधर से जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया, नाइल रिवर की बात हो गई। तो जो गल्फ ऑफ अकाबा है वो कहाँ पर है? इसी रीजन में कहीं गल्फ ऑफ अकाबा है। मुझे बताइए गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है? इससे आपको याद रहेगा वो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सीधा पूछा है। अब देखिए, मामला ये है कि इजराइल चाह रहा था कि उसका दबदबा इस रीजन में और बढ़े, और मेडिटेरेनियन सी में घुसने के लिए, अगर आपको एशिया से कहीं से भी मेडिटेरेनियन सी में एंटर करना है, क्योंकि यहीं से तो आप बाहर जाओगे ना यूरोप की तरफ, तो इस एरिया में आने के लिए, जैसे मैं एक बड़े से मैप में आपको पहले दिखा दूं कि अगर आपको यूरोप जाना है, यहां पहुंचना है एशिया से, तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है? यही रूट है शॉर्टेस्ट। बिना मेडिटेरेनियन सी में घुसे तो आप यूरोप पहुंच नहीं सकते आसानी से, ना ही अमेरिका पहुंच सकते हो, वरना इतना लंबा चक्कर काट के आपको जाना पड़ेगा। तो उसी चक्कर में मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इजराइल भी चाह रहा था कि मेडिटेरेनियन सी में जो अभी रास्ता है जाने का वह है स्वेज कनाल के थ्रू, यानी यहाँ से। तो उनका कहना था क्यों ना इस रास्ते को खत्म करके एक और रास्ता बनाया जाए, जिसे कहते हैं बेन गुरियन कनाल। ये बहुत पुराना प्लान था इजराइल का, बेन गुरियन कनाल का। इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे बेन गुरियन, उन्हीं ने सपना देखा था बेन गुरियन कनाल बनाने का, जो यहाँ से जाती। ये प्लान था जाने का उनका, ये रूट, कि जो शिप्स हैं वो यहाँ स्वेज कनाल जाने के बजाय, इजिप्ट में घुसने के बजाय यहाँ आ जाए, और यहाँ से वो सिंपली मेडिटेरेनियन सी में एंटर कर जाए। इससे ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं होगी, सिंपल रूट रहेगा। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ट्रेन और कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन वो एक प्लान है बेन गुरियन कनाल, जो इस जगह न्यूज़ में था, वो आपको पता होना चाहिए। प्लस मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्रीज कौन कौन से रहे ये देख लें। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्रीज मेडिटेरेनियन सी पर लगती हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, सीरिया, ठीक है, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को।
अब यहाँ देखो, क्या यहाँ पर इजराइल की बाउंड्री लग रही है इससे, इस रीजन से? इजराइल क्या मेडिटेरियन सी की बाउंड्रीज को टच करती है? हाँ बिल्कुल टच करती है। गाजा टच करता है? हाँ टच करता है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्री को टच करती है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि अच्छा कौन कौन सा रीजन है यहाँ पर। तो ऊपर इसके ठीक मेडिटेरेनियन के कौन सा सी है? ब्लैक सी। ब्लैक सी पर क्या विवाद चल रहा है भाई? कोई विवाद है ब्लैक सी के ऊपर? ब्लैक सी पे कोई विवाद है क्या? ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज? हमने पिछले हफ्ते कवर किया था, मुझे बताइए ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। अब हम बात करें इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की सीमा मेडिटेरेनियन सी से लगती है। बाकी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सीरिया, टर्की, ग्रीस, ये तो बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता मोरक्को की बाउंड्री लगती है मेडिटेरेनियन सी से, अल्जीरिया की लगती है या नहीं, या ट्यूनीशिया की लगती है या नहीं, तो आप डाउट में आ जाते हैं कि लीबिया की लगेगी नहीं लगेगी, अल्जीरिया मोरक्को टच करेगा नहीं करेगा। तो इस मैप के थ्रू आप याद कर लेना कि हाँ स्पेन हो, पोर्टुगल हो, अल्जीरिया हो, मोरक्को हो, ट्यूनीशिया हो, इन सब की सीमा मेडिटेरेनियन सी से लगती है। और इन सब कंट्रीज में कुछ ना कुछ विद्रोह की स्थिति रही है इसी पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो याद रखिए जगह कौन कौन सी है और कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी से टच होती है। अब जब हम देख ही रहे थे ना इजराइल को, तो एक बार उसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं। यहाँ पर है नेगेव डेजर्ट। तो जो प्लान था गल्फ अकाबा से आकर यहीं से एक टनल बना के यहाँ से एक पोर्ट बनाकर मेडिटेरेनियन सी में एंटर करने का ये प्लान था, जो बेन गुरियन कनाल यहाँ से होके बहती। अब देखिए वेस्ट बैंक यहाँ पर है, वेस्ट बैंक के साइड में यहाँ डेड सी है, ठीक, ऊपर सी ऑफ गैलिली है, गोलन हाइट्स के जस्ट नीचे सी ऑफ गैलिली है। तो सी ऑफ गैलिली और डेड सी। अब देखिए नॉर्मली 1948 का जो प्लान था उसके तहत जो वेस्ट बैंक था और जो गाजा था, यानी जो पैलेस्टीनियन स्टेट था, वहाँ पर सीज फायर हुई थी। सीज फायर के तहत जो बाउंड्रीज बनाई गई थी 1967 में, उसे कहते हैं ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन का मतलब होता है वो रेखा जिसके हिसाब से डिवीजन डिसाइड हुआ था कि ये इलाका जो है, ये जो बाउंड्री तय हुई थी वेस्ट बैंक की और इस इलाके की, उसे कहते थे ग्रीन लाइन। इट्स अ सीज फायर लाइन बिटवीन इजराइल एंड अरब्स। कब? 1967 की वॉर हुई थी, उसमें ये जो लाइनें थी इन्हें कहते हैं ग्रीन लाइन, जिसके हिसाब से इनकी सीमाएं तय हुई थी। लेकिन बाद में इजराइल, देखिए पहले वेस्ट बैंक पे कब्जा किसका था? पहले वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था। 1947-48 के बाद जॉर्डन के पास आ गया था। उन्होंने इस इलाके का नाम रखा था वेस्ट बैंक, क्योंकि जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है ये, जॉर्डन रिवर यहाँ बहती है, उसका वेस्ट बैंक है, इसीलिए इसका नाम वेस्ट बैंक पड़ा। लेकिन बाद में 67 में इसके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में इन्होंने थोड़ी स्वायत्ता दे दी, और अभी भी स्वायत्ता पूरी नहीं है, ऑटोनॉमी पूरी नहीं दी हुई वेस्ट बैंक को। अभी तक मेजर इलाका इजराइल के ही कंट्रोल में है, लेकिन कहने को उन्होंने उसको पूरी तरह ऑटोनॉमी दे रखी है। तो विवाद वेस्ट बैंक के साथ ये है कि कुछ इजरायली सेटलर्स यहाँ अपने घर बनाते चलते हैं, इनके इलाकों में घुस के और कब्जा जमाने लग गए। लगा बहुत नंबर्स में, लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ रहने लग गए, अपने अपने कंपाउंड बना के बड़े बड़े, जिससे वेस्ट बैंक पर भी वो कब्जा कर पाए। और इसी को लेकर काफ़ी विवाद है, और इसी को लेकर अमेरिका ने भी कहा कि ऐसे लोगों को हम वीज़ा नहीं देंगे। तो जब आपसे पूछा जाए सी ऑफ गैलिली कहाँ पर है, क्या वो गोलन हाइट्स के पास है या अलग है, आपसे पूछा जाए जो नेगेव डेजर्ट है वो कहाँ पर है, और जॉर्डन रिफ्ट वैली कहाँ पर है, तो ये जॉर्डन रिफ्ट वैली, डेड सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो इस तरह आपको इलाके याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे अक्सर पूछा जा सकता है कहाँ पर क्या इलाका है और क्या उसकी बेसिक ज्योग्राफी है। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा, और जो चीज़ें आपको मैंने बोली कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेडिटेरेनियन से कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्री लगती हैं, इसको एक बार याद कर लीजिए। ट्यूनीशिया की बाउंड्री लगती है या नहीं, ALBA में कौन सी कंट्री है, लिथियम ट्रायंगल कहाँ है, व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो PDF या कंटेंट चाहिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस कोड के थ्रू ले सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।